हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसी है पब्लिक, क्या हालचाल। आशा करता हूँ ठीक होंगे, बहुत अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, है ना। एग्जाम्स पास आ रहे हैं। अब आशा करता हूँ कि पढ़ना शुरू कर दिया होगा। जिन भी लोगों ने पढ़ना भी शुरू नहीं किया था, जिन्होंने बुक भी नहीं खोली या जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारी बुक में चैप्टर कितने हैं, वो लोग भी अब पढ़ाई करने में लग गए होंगे, है ना। हमारी 10th की 2026 के एग्जाम्स के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है। एनालिटिकल केमिस्ट्री से हमने स्टार्ट किया था, वन शॉट में निपटा दी थी। आज है लेक्चर नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 है, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है तो मैंने सोचा कि पहले ही ले लें इसे, और इसे पार्ट्स में करेंगे। बहुत ही क्रिस्प वे में करेंगे, टू द पॉइंट बताऊंगा चीजें, घुमा फिरा के कुछ नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ब्रीफ में करेंगे लेकिन छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। क्रिस्प करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चीज छुड़वा दी जाएगी। पढ़ाऊंगा सब कुछ, एक एक चीज बताऊंगा, पूरा बेसिक से सब कुछ होगा, लेकिन चैप्टर भी जल्दी नहीं बढ़ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। हमारी थियरी के साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे काफी ज्यादा, ताकि हमारे को एग्जाम में डील करना आ जाए क्वेश्चंस के साथ। और साथ ही साथ में हम लोग बिल्कुल बेसिक से तो पढ़ेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि आप जो है चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर पा रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो है सोशल मीडिया हैंडल्स ज्वाइन नहीं करे हैं तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी सारे सेशंस की पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन के लिए ये क्यूआर कोड दे रखे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के। टेलीग्राम, अडाटा कहते हैं, व्हाट्सएप वगैरह का दे रखा है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए करे। ठीक है, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों यादों को बता दो, अगर आप चैनल के संग नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए लेक्चर का। कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हुआ करे, और सारे कर लिया करो यार, है ना। मैं क्या ही बोलूँ आपसे, लाइक वाइक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि फिर हम बीच बीच में नहीं बोलते हैं कि लाइक करो शेयर करो ये सब। एक बार कर दिया करो, बात बात खत्म। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब सबसे पहली बात तो यह आती है कि हम लोगों ने अभी तक तो पढ़ते आ रहे थे केमिस्ट्री, पहले तो पढ़ते आ रहे थे साइंस, जनरल साइंस, लेकिन फिर आई केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 6th क्लास में केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई, आधी तो जान तभी निकल गई, और बची हुई जान निकल गई अब। कब? जब हमने 9th में बुक देखी, खाती पीते खानदान की बुक्स आ गई मोटी मोटी, है ना। और 10th में गए तो बिल्कुल मरने जैसी हालत हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का टॉपिक आ गया। अब केमिस्ट्री में ऐसी ब्रांच की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी ब्रांच की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग नॉर्मल केमिस्ट्री रख लेते, नहीं रखते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों जरूरत पड़ी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? वो इसलिए क्योंकि हमारी ये जो केमिस्ट्री है ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। मतलब जो भी चीजें हमें लिविंग दिखती हैं अपने यूनिवर्स के अंदर, उन चीजों को हम लोगों ने एक जगह कैटेगराइज कर दिया, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दे दिया। ऑर्गेनिक का सिंपल से मतलब है जो चीजें लाइफ से रिलेटेड है ना। हम लोग ऑर्गेनिक चीजों की बात करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक आटा, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक वो। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जो हमारे किसी भी केमिकल रहे, तो मतलब केमिकल फ्री हो, जो केमिकल से ना बना हो, वो है हमारा ऑर्गेनिक। तो जो है जब हमने स्टार्ट करी थी हमारी केमिस्ट्री, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे हो गई, कंपाउंड जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, उन्हें हम लोगों ने एक अलग कैटेगरी में रख दिया, उनकी स्टडी को और एफिशिएंट वे में करने के लिए। और ये जो पूरी स्टडी है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के संग जो है से आसपास घूम रही है, और इसका जो सेंटर बना वो था कार्बन, सी। ये केमिस्ट्री पूरी कार्बन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। क्यों कार्बन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है? क्योंकि देखो ना, हर चीज कार्बन है। आप देखो ना, आपकी बॉडी में कार्बन है, प्लांट्स, सेल्यूलोस, एनिमल्स, सब जगह कार्बन है। तो ये जो केमिस्ट्री, जो कार्बन की केमिस्ट्री है बेसिकली, वो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रख दी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, इसमें हमारी कुछ थ्योरीज आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी को। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हुई? वाइटल फोर्स थ्योरी जो दी गई थी वो लगभग मानो 1800s के आसपास दी गई थी, जब आप जो है उसमें ऐसा कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे नेचर से मिलते हैं, और नेचर की कोई फोर्स ऐसी है जो हमारे को ये कंपाउंड्स देती है, प्रदान करती है। ठीक है, पर ये एक बहुत ही वेग रीजन था, मतलब यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं हुई, तो ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। और एक्चुअली होता क्या है कि कोई हर जना एक दूसरे की थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए बैठा रहता है कि तुमने ये चीज दी, तो हर जना ना, ऐसा होता है ना नॉर्मल लाइफ में भी, कि हर जना दूसरे के अंदर कमी निकालता रहता है।
तो इस थियरी को के अंदर कमी निकालने वाले लोग भी आ गए। इसमें पहला नाम आया आपका वोहलर का। वोहलर ने कहा कि ये क्या बात हुई, वाइटल फोर्स होती है कोई नेचर में, ये क्या हुआ, ये बहुत ही वेग रीजन है, ये इसका मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। यूरिया आपने स्लो सुना होगा, फर्टिलाइजर जो होते हैं यूरिया जो है फील्ड्स में डलता है, फार्मर्स यूज करते हैं यूरिया, है ना। तो ये यूरिया का बनाया गया, ये क्या था, NH4CNO। ये NH4CNO बनाया गया लैब प्रोसेस से। अब कैसे बना ये NH4CNO, ये क्या था हमारा अमोनियम नाइट्रेट, इससे हमारा बन गया NH2CO NH2। ये क्या है, ये है यूरिया। अगर इसका हम मास बताएं तो ये जो है 60U के अराउंड होता है, 60U या 60 AMU कह लो, ये इतना होता है इसका एटॉमिक मास में, ठीक है। ये सिंथेसाइज किया गया यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें हुआ क्या, हमने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया, ये पहला था। अब अलग अलग लोग आए, उसके बाद आ गया कोलबे। कोलबे ने क्या करा, कोलबे ने जो है एसिटिक एसिड, जो हमारा विनेगर होता है, हम नूडल्स खाते हैं, चाइनीज जो भी सामान बनता है, जो भी चाइनीज फूड बनता है, उसके अंदर विनेगर का यूज होता है। अगर आप विनेगर की बोतल पर देखेंगे तो उसमें लिखा होगा व्हाइट विनेगर, एंड उसके अंदर जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसमें लिखा रहता है 4% एसिटिक एसिड। देखना 4% एसिटिक एसिड लिखा रहेगा विनेगर की बोतल के ऊपर, देखना कभी भी 4% एसिटिक एसिड। अभी एसिटिक एसिड से का कॉमन नेम है विनेगर। तो एसिटिक एसिड क्या है, CH3C डबल बॉन्ड H, ये होता है एसिटिक एसिड। तो कोलबे ने क्या किया, ये सिंथेसाइज किया गया। देन आया बर्थिलॉट, एक और केमिस्ट है बर्थिलॉट। बर्थिलॉट ने क्या किया, मीथेन गैस जो है उसको सिंथेसाइज किया, CH4। ये एक प्राइम कंपोनेंट है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस में, CH4 ये सिंथेसाइज करी गई। इसे हम मार्श गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये मार्शी एरियाज जो दलदल वाले इलाके होते हैं ना, वहां मिलती है ये, तो इसे हम मार्श गैस भी कहते हैं। तो ये सिंथेसाइज करी गई। इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट ले आए, और हमारे को ये पता चल गया था अब तक कि केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की कंपाउंड्स की एक स्टडी है, और इन्हें एक सेपरेट ब्रांच में रखना जरूरी हो गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है, इसके अंदर आपको जो भी कंपाउंड मिलेगा उसमें आपको कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब कार्बन के साथ साथ अब एक चीज आ जाती है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो उन्हें हमने एक सेपरेट कैटेगरी में रख दिया जिनका नाम था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन ही हो, एक एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट हो वो सिर्फ हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कुछ ना हो, ठीक है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के ही है तभी उन्हें हम हाइड्रोकार्बन में लेंगे, वरना नहीं लेंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, हमें कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है। सबसे पहला तो है प्लांट। सबसे पहले हम किस तरफ जाता है इंसान, नेचर की तरफ। हर चीज जो है सबसे पहले नेचर की तरफ जाती है। नेचर ने हमारे को इतना कुछ दिया है, लेकिन हम जो है नेचर को सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देते, है ना। तो जो है सबसे पहले क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स से क्या है, जैसे स्टार्च, सेलुलोस, ये सब क्या है, सब प्लांट्स से आ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स का क्या होता है, जब एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। एनिमल्स क्या देते हैं, एज अ मेन्योर ऐड करते हैं, ठीक है। देन कोल, पेट्रोलियम, ये सब से क्या मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हैं ये सब। वुड, वुड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वुड को जलाते हैं कार्बन निकलता है ना, कार्बन जो है आपका सूट के फॉर्म में। देन आपका फर्मेंटेशन करते हैं हम किसी भी चीज की, जो हमारे अल्कोहल्स हैं कहां से आते हैं, सब फर्मेंटेशन करके आते हैं, ठीक है। ये सब हमारे सोर्सेज हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब बात आती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या फर्क होता है।
तो ऑर्गेनिक, अब जितना मैं बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में एज अ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ एक आपको क्या कहते हैं चैप्टर की बेस बनाने के लिए चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। इनसे ऐसा नहीं पूछेंगे व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड या व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं आएगा जिंदगी में। लेकिन आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू देने के लिए, आपको चैप्टर का बेस एस्टैब्लिश करने के लिए, एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए चैप्टर में ये सब चीजें बताई जा रही हैं, तो प्लीज बेयर करना, स्किप करके मत देखना, है ना, वरना हमेशा जिंदगी में स्किप ही करते रह जाओगे। चलिए, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या फर्क होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा, अगर नहीं है तो आप जूम कर लेना, और मैं पढ़ के भी बता देता हूं आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ कार्बन होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, कार्बन एज अ मेन एलिमेंट रहता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन हो नहीं हो डजेंट मैटर, उन्हें मतलब नहीं है, ऐसा हो भी सकता है हो, ऐसा हो भी सकता है नहीं हो। जैसे हमने अमोनियम साइनाइड देखा, NH4CNO, ठीक है। अब और कोई भी कंपाउंड ले लो इनऑर्गेनिक, जरूरी नहीं है उसके अंदर कार्बन होगी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो, और या बाकी सारे पॉइंट्स में एक चीज, एक प्राइम फैक्टर है जो जिसके अराउंड पूरी केमिस्ट्री रिजॉल्व कर रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और इनके बॉन्ड्स, एक रूल है स्पेसिफिक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा है वो उसी के रंग में मिल जाता है। ऐसे ऐसे समझो कि मतलब ये समझ लो कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही, अपने जैसे सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और इनऑर्गेनिक है तो वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही जाएगा, ऑर्गेनिक में नहीं जाएगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो ये डिसॉल्व नहीं होते हैं पानी में, लेकिन ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। अब इनका रीजन आपको 11th क्लास में बता देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, वो छोड़ो तुम। उसके बाद आती है सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे, जैसे कि अल्कोहल। अगर आपने लैब में कभी रिएक्शन करी हो तो टीचर बोलती है कि इसे जो है इथेनॉल में डिसॉल्व करके देखो, सॉल्ट को इथेनॉल में डिसॉल्व करके देखो। क्यों? क्योंकि इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका लो होगा, इनका हाई होगा। इन सब चीजों का एक कॉमन थ्रेड है, वो कॉमन थ्रेड क्या है? वो कॉमन थ्रेड है इनकी बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें वीक बॉन्डिंग होती है, उनके अंदर होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जबकि इनके अंदर होती है आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, अच्छा बॉन्ड बनता है, स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। इसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। इसकी वजह से इनके अंदर जो होती है अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसी वजह से ये जो होते हैं फास्ट रिएक्शंस देते हैं। सब चीजों का रीजन यही है क्योंकि इनके आयनिक बॉन्ड बनते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक नहीं कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर है कार्बन, और कार्बन आपको पता है कि कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये 4 शेयर कर लेता है, इक्वल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग, अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली बात याद रखना, कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है वो बॉन्ड जो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। यानी कार्बन के पास 4 खाली थे, ये 4 अलग अलग लोगों के संग बना लेगा। और कैसे बना लेगा? देगा नहीं किसी को, ना किसी से परमानेंटली लेगा, शेयर करेगा। शेयर करने का मतलब क्या होता है? क्लास में कोई बच्चा बुक नहीं लाता तो टीचर क्या कहती है, आप दूसरे अपने पार्टनर के संग शेयर कर लो। शेयर करने का मतलब क्या होता है? उस टाइम के लिए ले लो, उसके बाद वो बच्चा ना अपनी बुक तो वापस ले जाएगा ना, वही चीज है। ये अपना काम चलाने के लिए शेयर कर लेता है, हमेशा के लिए कोई दे नहीं रहा है, कोई ले नहीं रहा है, ये शेयर हो रहे हैं। तो जो शेयर करके बनते हैं वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। कंबस्टिबिलिटी की बात करी जाए तो ये फायर इजीली कैच कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, लेकिन नॉन कंपाउंड जो होते हैं वो बर्न नहीं करते इजीली। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, और ये जो होते हैं गुड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आइसोमेरिज्म के बारे में भी बताता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऑर्डर होती है, ये ऑर्डरलेस रहते हैं ज्यादातर। ये रिएक्शन इनकी स्लो होती है, इनकी रिएक्शन फास्ट होती है। अब आइसोमेरिज्म पर आते हैं। से पहले जो है एक दो चीजें और रह गई हैं, वो और देख लेते हैं। चलिए, आइसोमेरिज्म पर आते हैं।
ये सब चीजें तो आपको क्लियर हो गई ना। आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म इस तरीके का फिनोमेना है कि अगर किसी कंपाउंड का जो है, ये मान लो जैसे कि आपका आपने पढ़ा है C6H12O6, मैं पूछूंगा क्या है, सब लोग बोलेंगे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, C6H12O6 हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यही अगर मैं इसे लिखूं तो यही C6H12O6 फ्रक्टोज भी होता है। फ्रक्टोज जो कि फ्रूट शुगर होती है, वो भी फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये एक तरह के आइसोमर्स हैं। अब कौन से आइसोमर्स हैं ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन ये एक तरीके का आइसोमर्स हैं। ठीक है, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वो होते हैं आइसोमर्स। और जो ऐसा फिनोमेना शो करते हैं उन्हें कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब किस तरीके से शो हो जाता है वो हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, एक ही फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग बन जाएंगे, वो हम अभी देखेंगे, वो होता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी अलग अलग जगह पर यूज होती है। जैसे कि हमारी परफ्यूम इंडस्ट्री है, ये मतलब ये जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बहुत जगह पे यूज होती है। दुनिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी चल रही है, सिंपल सी बात कहूं तो ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्बन के यूनिक नेचर की। कार्बन जो कि ना ही मेटल में आता है, ना ही नॉन मेटल में आता है, ना ही ये डोनेट करता है, ना ही ये एक्सेप्ट करता है। इसका एक यूनिक नेचर शो करता है ये। सबसे पहली बात तो है इसकी टेट्रावैलेंसी इसको एक यूनिक नेचर देती है, टेट्रावैलेंट है ये। ठीक है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके हम कॉन्फ़िगरेशन की देखें कार्बन 612, तो ये 2,4 हो गई। ठीक है, इसके बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी चारों को मैंने बता दिया कि ये शेयर करता है, शेयर करके बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बनाने के साथ साथ क्या करता है, कैसी वैलेंसी शो करता है? तो ये इसे हम कहेंगे टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट है ये। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी आती है वो है कैटेनेशन। कैटेनेशन का सिंपल सा मतलब है लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। यानी ये एक दूसरे अपने आप से जुड़ता चला जाता है। ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा, दूसरा तीसरे से जुड़ा, तीसरा चौथे से जुड़ा, चौथा पांचवें से जुड़ा, और ये चेन चलती चली गई। और ये चेन सिर्फ ऐसे लीनियर नहीं चल रही है, ये चेन लीनियर भी हो सकती है, ये चेन ब्रांचिंग में भी जा सकती है, ऐसे भी हो सकती है ये चेन। तो ये क्या है, इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। तो अब कैटेनेशन को हम बोलेंगे क्या? कैटेनेशन को हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक चेन कंपाउंड्स। इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कैटेनेशन। तो कैटेनेशन है क्या? ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की जिसकी वजह से वो चेन बनाता जाता है अपने आप से लिंक करके कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ये जिसमें जो कीवर्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू वो चेन बन रही है, ये बात याद रखना। आप देखो लीनियर इस तरीके की हो गई, ब्रांच इस तरीके की हो गई, लेकिन अब अगर ऐसे चेन बन रही है तो चेन ऐसी हमारी लूप में भी तो बन सकती है। ये क्या बन गया, हेक्सागन बन गया। ये चेन ऐसी लूप में भी तो बन सकती है, जरूरी थोड़ी है चेन जो है वो स्ट्रेट है ब्रांच है तो ये सर्कल में नहीं बन सकती, साइक्लिक नहीं बन सकती। साइक्लिक बिल्कुल बन सकती है। तो ये भी एक कैटेनेशन का पार्ट है और यही राइज देता है हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को, मतलब जो हमारा सिलेबस बढ़ाने वाला है वो यही वाला फैक्टर है। ठीक है, और ये क्यों शो होती है कार्बन के अंदर? क्योंकि उसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्टेबिलिटी अच्छी होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो गुड है। ठीक है, अच्छी स्टेबिलिटी है, इस वजह से हमारी ये प्रॉपर्टी हमारे को देखने को मिलती है। ओके, अब ये बात एक और आती है इसके अंदर कि अगर कार्बन कार्बन का कार्बन कार्बन से लिंक हो रहा है कैटेनेशन के अंदर, तो कार्बन कार्बन से लिंक हो के कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक हो गया, यानी इसके पास एक जगह खाली, 2 जगह खाली, 3 जगह खाली रह गई। और दूसरे कार्बन, अगर ये मैं कार्बन 1 लूं और एक कार्बन 2 कह दूं इसे, तो ये दूसरे कार्बन भी एक बॉन्ड से लिंक है,
तो इसके पास भी एक जगह यहाँ खाली रह गई, एक जगह यहाँ खाली रह गई, एक जगह यहाँ खाली रह गई। अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है, अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है, तो इस बॉन्ड को कहा जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा है, बस उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखी और स्ट्रेट अवे ये लेक्चर देख रहे हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कार्बन हो सकता है कार्बन के संग जुड़े और डबल बॉन्ड बना दे, मतलब कार्बन कार्बन के संग 3 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम में, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अगर कार्बन कार्बन के संग 2 बॉन्ड बना रहा है तो ये C1 ये C2, तो अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी 2 जगह खाली ये रही, और ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी भी 2 जगह खाली ये रही, 2 जगह इसकी खाली, 2 जगह इसकी खाली, तो ये क्या हो गया, ये बन गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरा और आखिरी क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दो एक एक जगह दोनों की खाली रह जाएगी। अब इसे कहेंगे हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ट्रिपल तक ही बनता है, क्वाड्रुपल नहीं बनता इसके अंदर, ठीक है, 4 बॉन्ड नहीं बनेंगे। ओके, अच्छा, अब एक और बात है कि यहां तो मैंने कार्बन की को कार्बन से ही जोड़ा, लेकिन बॉन्ड जो है वो सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये जरूरी नहीं है कार्बन के साथ भी बनेंगे। कार्बन के किसी हेट्रोजेनियस एलिमेंट एक्स के संग भी बन सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कार्बन जो है वो कार्बन के संग ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये बात आप एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, आई होप ये बात सही हो, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है बुकिश लेवल की, यहाँ पढ़ सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म स्ट्रेट और ब्रांच चेंज एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज नोन एज कैटेनेशन। ठीक है, ये आप प्रॉपर्टी, आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो कि इस पर क्वेश्चन आता है और आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैटेनेशन, डिफाइन कैटेनेशन, या कार्बन के बारे में जस्टिफाई करने को पूछ लेता है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जिस तरीके से वो बॉन्डिंग करता है, हमारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें कि हमारे को बेसिक 7 पढ़ने हैं, बेसिक 7 पढ़ने हैं हमारे को, बाकी होते और भी हैं लेकिन हमें पढ़ने अभी बेसिक 7 ही है। ठीक है, एक मिनट रुकना, चलो कोई, चलो सबसे पहले हमारे का होते हैं इसके अंदर हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन के संग एक हाइड्रोजन ही होता है एज दी ओनली अदर एलिमेंट। कार्बन के संग हाइड्रोजन ही होगा दूसरे एलिमेंट के रूप में, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, अगर ये नहीं दोनों का कॉम्बो होता है तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हमारा एल्केन, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन। अभी इनके बारे में भी पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, लेकिन आप अभी तक बस इतना याद रखो, हाइड्रोकार्बन होते हैं, पहले कंपाउंड है कार्बन का, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, और ये 3 कैटेगरी में होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एल्काइन होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। जो पिछली स्लाइड में बताए गए थे वो इसलिए बताए गए थे, ये वाली चीज, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये होता है एल्केन, ये होते हैं एल्कीन और ये होते हैं एल्काइन। इतना याद रखेंगे अभी के लिए, बस इतना दिमाग लगाना और कुछ दिमाग मत लगाना। ठीक है, सेकंड होता है हमारा अल्कोहल, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल, ये रिप्रेजेंट होता है OH ग्रुप से, ये ऑक्सीजन है, OH हाइड्रोजन है, और दोनों OH जो हैं वो ऐसे पूरा एक ग्रुप है OH, इससे रिप्रेजेंट होता है, बस इतना याद रखना अभी के लिए। तीसरे होते हैं एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स ये होता है हमारा CHO ग्रुप,
इससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा सबके बारे में, टेंशन मत लेना। फोर्थ होते हैं कीटोन, फिफ्थ होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सिक्स्थ होता है ईथर, और सेवेंथ होता है हेलाइट। कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं CO से, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O H से। मैंने अगर यहाँ पे भी डैश और यहाँ पे भी डैश लगाया है तो ये मैंने गलती नहीं करी है, ये रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना, ये मत सोचना कि मैंने और जगह पर तो लगाया नहीं है, दोनों तरफ इस यहाँ पर क्यों लगाया था, गलती कर दी होगी। नहीं, मैंने गलती नहीं करी है, ऐसे ही होगा ये। ठीक है, अभी बताऊंगा। ईथर, हैलाइड, ये बॉन्ड X है, और ये X क्या हो सकता है, X हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ये X। ठीक है, तो हमारे बेसिक 7 होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, जो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एल्किन, एल्कीन, एल्काइन। एल्किन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन वाले होते हैं। एल्किन डबल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन वाले होते हैं। एल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले होते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल, OH ग्रुप वाले, एल्डिहाइड CHO ग्रुप वाले, कीटोन CO ग्रुप वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड COH ग्रुप वाले, ईथर COC ग्रुप वाले, और हेलाइड X लगाओ तो वह हेलाइड हो जाता है। ठीक है, बस अभी इतना ही याद रखना है, दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी इतना, बस ये पढ़ लो, पढ़ के बस इतना याद रख लेना ऐसा कुछ होता है। अभी क्या होता है अभी हम डिटेल में अभी जा ही नहीं रहे, एक एक करके जाएंगे। ठीक है, अच्छा हमारे सिलेबस में क्या है, सिलेबस में हमारा जो है वो हाइड्रोकार्बन है, सिलेबस में हमारे अल्कोहल है, और सिलेबस में हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी जितने भी हैं ये सब नॉमेनक्लेचर में काम आएंगे, बाकी सबके बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, डिटेल में हमें हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही पढ़नी है। बाकी सारे जो हैं ये 3 के अलावा बाकी के 4 सिर्फ उनसे नॉमेनक्लेचर के लिए याद रखने हैं हमारे को। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, ठीक है, नामकरण संस्कार जो होते हैं उसके लिए याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो देखो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। मतलब आपको यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिखेगा, नाइट्रोजन नहीं दिखेगा, कोई भी और एलिमेंट नहीं दिखेगा इस कंपाउंड के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, कार्बन दिखेगा और हाइड्रोजन दिखेगा। अब ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं, मैंने तो आपको 3 बता दिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले इनका बड़ा क्लासिफिकेशन आता है एलिफेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक का मतलब है कैसे, ओपन चेन वाले, और साइक्लिक का मतलब है चेन क्लोज हो गई, लूप आ गया, है ना, लूप में जो हो जाते हैं। एलिफेटिक में कौन से आ गए, एलिफेटिक मतलब ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे, ये हो गए एलिफेटिक। ठीक है, और ये हो गए साइक्लिक। अब एलिफेटिक में 2 होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। एलिफेटिक वाले 2 होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आ जाता है हमारा एल्कीन, यानी अगर मैंने बोला एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन होंगे तो वो एल्कीन क्या है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक का सैचुरेटेड पार्ट जो होता है उसे हम एल्कीन में लेते हैं, और जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड के अंदर आ जाती है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो हमारी एल्कीन और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 हो गई हाइड्रोकार्बन में, लेकिन होती कैसे हैं, एलिफेटिक के सैचुरेटेड के पार्ट होता है एल्केन और अनसैचुरेटेड के पार्ट होती है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइक्लिक। साइक्लिक में 2 होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इनमें हमें डिटेल में नहीं जानना, पेपर में नहीं आता। ठीक है, ये बस पता होना चाहिए कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक 2 होते हैं, इतना पता होना चाहिए, बाकी चीजें पेपर में नहीं आएंगी। मैं हाँ बताऊंगा जरूर, लेकिन नॉलेज के लिए वो कर लेना, एक बार सुन लेना, दिमाग मत लगाना ज्यादा। ठीक है, एलिफेटिक यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक यानी क्लोज कंपाउंड्स।
एलिफेटिक में 2 हो गए, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हो गई एल्केन्स और अनसैचुरेटेड में हो गई एल्कीन और एल्काइन, जबकि साइक्लिक में हो गया हमारा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। उतनी बात क्लियर है? आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, अब हम एक एक करके चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले है एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? ओपन चेन है, चेन ओपन है, ठीक है, इस तरीके की चेन है, क्लोज नहीं हो रखी है चेन। ये है दो में डिवाइड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिनकी चारों वैलेंसी जो होती हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं, वो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसके अंदर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं एल्कीन की। एल्कीन क्या होता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मैंने बताया अगर कार्बन के संग एक कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है तो 3 जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली। दूसरे कार्बन की भी ये 3 जगह खाली, ये बॉन्ड हो गया। इन 6 जगहों पर क्या आएगा? एलिमेंट आ सकता है। अब वो एलिमेंट होगा क्या? मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो कोई और एलिमेंट से सिर्फ हाइड्रोजन ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, तभी इन्हें हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। अगर यहाँ कोई और एलिमेंट आ गया तो फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा ना, तो ये सारी जगहों पर, बाकी जगहों पर सब पर हाइड्रोजन भर जाएगा। और बॉन्ड कैसा है सबका? सिंगल सिंगल बॉन्ड। देखो ये सिंगल 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 सिंगल, तुम्हारी तरह ये बॉन्ड भी सिंगल है, ठीक है। या मैं कहूँ ये बॉन्ड तो सिंगल था ही, बॉन्ड की तरह तुम भी अभी तक सिंगल ही हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और किस में आ गई है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ गए, जिन्हें हमने नाम दे दिया एल्कीन, ठीक है। एल्केन्स को हम कॉमनली पैराफिन्स भी कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या होता है अभी बताएंगे। अनसैचुरेटेड में जो हो जाते हैं, अब वन कौन से बचे? डबल बचे और ट्रिपल बचे। तो डबल वाले को हम कह देते हैं एल्कीन और ट्रिपल वाले को हम कह देते हैं एल्काइन, ठीक है। जिसके अंदर डबल वाला बॉन्ड होता है उसे हम कह देते हैं एल्कीन, और जिसके अंदर ट्रिपल होता है उसे हम कह देते हैं एल्काइन। एल्कीन को हम लोग ऑयलफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में अगर डिस्टिंग्विश करें तो इसके अंदर क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके अंदर डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एल्कीन को अब कैसे हो गया? ये कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, दो इसकी रह गए, दो इसके रह गए। यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो गया, एक इसका रह गया, एक इसका रह गया। किससे सेटिस्फाइड होंगे? ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन से, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है ना, तो ये हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगे। यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गए एल्कीन और एल्काइन। ओके, तो सबसे पहली बात तो क्या हो गई? चारों वैलेंसी इसकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं, जिसकी जबकि इसके अंदर दो वैलेंसी जो होती है वो आपकी डबल बॉन्ड में जल दी जाती हैं और ये दो आपकी यहाँ पे रह जाती हैं, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि इसकी चारों सेटिस्फाइड नहीं होती बेसिकली सिंगल बॉन्ड से। ओके, इसके अंदर यहाँ डबल बॉन्ड है और इसके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं। अब इसके बारे में, इसकी वजह से क्या होता है? ये लेस रिएक्टिव है और ये हो जाते हैं मोर रिएक्टिव, ठीक है। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसकी चारों बिजी है ना, हाइड्रोजन बन गए, चारों बिजी हैं, बिजी हैं, इसकी वजह से क्या है? अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, अवेलेबल कराते हैं दूसरे के साथ। जबकि इनके पास क्या है? यहाँ पर इन बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर एक्स्ट्रा, तो ये क्या होते हैं? ये एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये और जोड़ लेंगे। इसके बारे में अभी बताऊंगा, अब इतना ही याद रखो, ठीक है, कि इनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, इतनी बात याद रखो बस अभी। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक की।
साइक्लिक में दो होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है, चलिए एक वो बताते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कार्बन इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है, कार्बन इस तरीके से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये बॉन्ड कहीं से भी बंद नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो चलता जा रहा है, ये यहाँ चलता जा रहा है, यहाँ भी ये चलता जा रहा है, यहाँ से ये चलता जा रहा है, ये यहाँ से भी चलता जा रहा है, यहाँ से भी चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, बंद नहीं है बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये बंद होना शुरू हो जाए तो, जैसे कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक ट्राइंगल शेप ले ली इसने ऐसे, ये स्क्वायर में आ जाए, ये अगर इस तरीके से आने लग जाते हैं, अगर बॉन्ड्स इस तरीके से बनने लग जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी कार्बन ने साइक्लिक फॉर्म ले ली है, ठीक है। या फिर हम इन्हें क्या कहेंगे, क्लोज चेन कंपाउंड्स या फिर एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है सब में, देखो। अब करना वही है, कार्बन की 4 वैलेंसी है, 1 2, 2 बच गई, तो ये दोनों ये रही। इस वाले कार्बन की 1 2, 2 बच गई, तो ये दोनों ये रही। इस वाले कार्बन की 1 2, 1 और ये 2, 2 बच गई, वो ये रही। क्योंकि हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होंगी, तो यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे हम, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है इसलिए। ये लोग, ये तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आ गया ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो, 1 2, 2 बच गई, ये रही, 1 2, 2 बच गई, ये रही। इस वाले कार्बन के लिए 1 2, 2 बच गई, ये रही। इस वाले कार्बन के लिए 1 2, 2 बच गई, ये रही। किससे सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से, ठीक है। समझ में आया, किससे सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से होंगी। तो ये कैसे होगा, एलिसाइक्लिक, और सब सिंगल, और सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल कोवलेंट है। लेकिन अब ये चेन अगर जुड़ रही है साइक्लिक में, साइक्लिक में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएंगे क्या, सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकते क्या, बिल्कुल आ सकते हैं। जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। ये लो, लो, आ गया, आ गया ना डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास एक सिंगल, 2 रह गए, ये लो। अब इस कार्बन के ऊपर 1 2 3 बॉन्ड, एक ही बचा। इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3, एक ही बचा, ठीक है। बचे हुए को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ओके। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप, मैंने आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए बता दिया है। लेकिन अब एक कंडीशन इसमें अलग आती है, वो आती है हेक्सागन के केस में। अगर एक हेक्सागन का केस आ जाए इस तरीके से, वैसे तो और जगह पर भी आती है, लेकिन आपको सिर्फ हेक्सागन में जाननी है। अगर एक हेक्सागन आ जाए इस तरीके से बन रहा हो, तो ये क्या है, ये भी एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक एक कंपाउंड है, वो बस 6 का है। उसमें हम क्या करने वाले हैं, बस ये हाइड्रोजन लगा देते हैं, एक ऐसे, क्यों, 1 2 3 4, इसमें भी इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, ऐसे हो जाता। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां यहाँ डबल बॉन्ड लग जाए, वो भी 3 3, ये डबल बॉन्ड लग जाए, एक ये डबल बॉन्ड लग गया और एक ये डबल बॉन्ड लग गया। मतलब कुल मिला के करना क्या है, हमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगाने हैं। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो ये सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, सिंगल डबल का जोड़ा आ जाए, अगर इस तरीके से कॉम्बो में आ जाए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, तो अब ये देखो,
इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, कार्बन पे होंगे 4 ही, तो अब ये वाला बॉन्ड है ये एक ही हो जाएंगे, एक एक हट जाएगा यहाँ से, एक एक हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि बॉन्ड के कार्बन के बाद बॉन्ड तो अल्टीमेटली हमारे कितने होने वाले हैं? 4 ही होने वाले हैं ना। तो ये देखो 1 2 3 4 इस वाले कार्बन पे, 1 2 3 4 इस वाले कार्बन पे, 1 2 3 4 इस वाले कार्बन पे, 1 2 3 4 इस वाले पे, 1 2 3 4 और इस वाले पे भी 1 2 3 और ये 4। ऐसी कंडीशन आ जाए, अब ये किससे सेटिस्फाइड होंगे? ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं इसलिए। तो अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां ऑल्टर्न, पहली बात तो 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर रिंग हो, उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और एंड ट्रिपल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड लगा हो अल्टरनेट पोजीशन पे, और जो है बाकी वैलेंसी जो है रेस्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो हाइड्रोजन से। ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगेगा देखने में, ऐसे। इस स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन, इसे नाम दिया जाता है बेंजीन। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए हाइड्रो जो कार्बन की बेंजीन रिंग के अंदर, जिसमें 6 कार्बन हैं जिनके जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जो है अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है और उनकी बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, इस तरीके से आ जाए तो इसे हम कहते हैं बेंजीन। और इस तरीके के कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। अब इस बेंजीन को साथ लेके, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बन, वैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड्स की फंडामेंटल यूनिट है बेंजीन। ठीक है। आपके लिए ऐसा नहीं है, होती फंडामेंटल यूनिट है बेंजीन। आपके लिए, अभी के लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बेंजीन, क्योंकि आपके सिलेबस में बेंजीन के अलावा और कुछ नहीं है अभी, तो आपके लिए फंडामेंटल यूनिट रहेगी बेंजीन। तो बेंजीन से जुड़े हुए जितने भी कंपाउंड हैं आपके लिए, वो सब जो है वो एरोमेटिक में आ जाएंगे। ठीक है। बेंजीन से जुड़े हुए सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक में आ जाएंगे। और इस 3 बॉन्ड्स को हम लोग ऐसे गोले में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर इस तरीके का गोला आ जाए, या फिर गोले पर मत जाओ क्योंकि सिलेबस में नहीं है, हमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। देखो अगर इस तरीके से हो तो ये क्या है? ये है नैफ्थलीन। नैफ्थलीन की बॉल्स होती है ना, यूज करते हैं नैफ्थलीन बॉल्स, वो नैफ्थलीन ये रहा। तो अगर देखो ये रहा वो वाला बेंजीन, ये रहा, है ना, बेंजीन के संग कुछ जुड़ा हुआ है, इस तरीके से आ जाए तो ये होता है बेंजीन। और बेंजीन से जुड़े हुए जो भी कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक होंगे, और इन कैटेगरी को हम एरोमेटिक की कैटेगरी होते हैं। और ये दूसरी कैटेगरी होती है किसकी? किसकी 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 दूसरी कैटेगरी है? बताओ क्या पढ़ी थी हमने? क्लोज चेन वाली दूसरी कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है? क्लोज चेन की। ओपन चेन की में क्या हो गया? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हो गया एल्किन और अनसैचुरेटेड में एल्किन एल्काइन। क्लोज वाली में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक की मैंने बता दी ये वाली कंपाउंड, एरोमेटिक बता दी इस तरीके के कंपाउंड। ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अल्काइल ग्रुप्स की तरफ। देखो अब क्या होता है, ये कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस। अब एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स हमने पढ़े थे कि एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं CnH2n प्लस 2। ये होता है, इसका मतलब क्या है कि एल्केन्स का जो फॉर्मूला बनेगा एल्केन्स के अंदर, वो ये फॉर्मूले को यूज करते हुए बनेगा CnH2n प्लस 2। यानी अगर n की वैल्यू आप 1 डाल दो, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू 1 डाल दी तो क्या होगा? C1H2 इंटू 1 प्लस 2 यानी H4, CH4। ये फर्स्ट मेंबर है एल्केन फैमिली का, फर्स्ट मेंबर है ऑफ एल्किन फैमिली। ठीक है, फर्स्ट मेंबर है एल्किन फैमिली का। इस तरीके से हमारे मेंबर्स अलग अलग बनते चले जाते हैं। बस सपोज करो अगर मैं इसके अंदर से एक एच हटा दूं तो क्या बनेगा हमारा? CN बनेगा, NH रहेगा, H एक हटा दिया तो 2n प्लस 2 की जगह क्या रह जाएगा? 2n प्लस 1 ही तो रह जाएगा, और एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। जहां कार्बन
चारों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था, वहां हमने एक हटा दी ना, तो एक जगह खाली रहेगी, तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा एक जगह, यहाँ कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बॉन्ड से। तो इस ग्रुप को कहते हैं एल्काइल ग्रुप। यानी अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो जो बनता है वो एल्काइल बनता है। यानी CH4 है तो इसमें से एक हटा दिया H, तो एल्काइल कौन सा बन जाएगा, CH3, और ये बॉन्ड इस एल्काइल, और इस एल्काइल को कह देते हैं मिथाइल। इस एल्काइल का नाम होता है मिथाइल। तो इस तरीके से हमारे एल्काइल ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे एल्काइल ग्रुप्स बनते हैं। अब इनका नाम कैसे देते हैं, तो इनका नाम होता है रूट वर्ड प्लस वाई। ऐसे हम लोग एल्काइल ग्रुप्स को नाम देते हैं। अब रूट वर्ड कैसी होती है, वो डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स पे, नंबर ऑफ कार्बन्स पे किस तरीके से डिपेंड करती है, नंबर ऑफ कार्बन्स पे किस तरीके से डिपेंड करती है, वो इस तरीके से डिपेंड करती है कि कार्बन अगर जो होते हैं, और रूट वर्ड यहाँ बता देता हूँ, अगर कार्बन होते हैं हमारे 1, जो आपको 10 तक जानने की जरूरत है बस, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके लेवल पे, बल्कि 8 तक ही काम चल जाता है। अगर कार्बन 1 होते हैं तो उसकी रूट वर्ड होती है मेथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है ना। 2 को कहते हैं एथ, 3 को कहते हैं प्रॉप, 4 को कहते हैं ब्यूट, इसे बट मत पढ़ना, ब्यूट। 5 को कहते हैं पेंट, 6 को कहते हैं आपका 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को कहते हैं हेप्ट, 8 को कहते हैं ऑक्ट, 9 को कहते हैं नॉन, और 10 को कहते हैं डेक। ये है आपके रूट वर्ड्स। ठीक है, तो कार्बन की कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके। अब ये रूट वर्ड्स जो हैं वो एल्कीन बनाने के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन बनाने के लिए, या कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए यही रूट वर्ड रहेंगे, रूट वर्ड नहीं बदल जाएंगे। यानी अगर मैंने आपको ये बताया, ये रहा एल्काइल, तो एल्काइल में पुट करके देख लो, तो ये CH3 क्या हुआ, एक कार्बन था, इसके अंदर एक कार्बन है, तो इसका रूट वर्ड क्या है, मेथ, और प्लस वायल लग जाता है तो ये एल्काइल बन जाता है, तो ये CH3 बन गया मिथाइल। ऐसे ही अगर कार्बन की वैल्यू 2 होती तो C2H5 होता, कार्बन की वैल्यू 2 पर क्या है, एथ, तो एथ प्लस वायल गिव्स इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, कार्बन 3 ने तो C3H7 होता, ये क्या हो जाता, प्रोपाइल, प्लस वायल इज प्रोपाइल। इस तरीके से आपका एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होता है। ओके, और ये आपका रूट वर्ड है, और प्लस वायल क्या है, ये वायल आपका सफिक्स, सफिक्स मतलब जो पीछे आए, प्रीफिक्स मतलब जो आगे आए, इतनी अंग्रेजी तो आती होगी, है ना। चलो ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, और ये है हमारा आज का लास्ट टॉपिक। इससे हम लोग हमारी जो पृष्ठभूमि मतलब क्या कहते हैं, मैं कहूँ एक हमारा बैकग्राउंड है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है आइसोमेरिज्म पर आ जाएंगे। आज के लिए लास्ट जो चीज है वो है हमारी फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने आपको 7 बताए थे ना, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आता है हमारा एल्किन, एल्किन, एल्काइन, CnH2n+2, ये है एल्कीन। एक मैं चार्ट बना देता हूं, है ना, बस उसे याद कर लेना, काम हो जाएगा। CnH2n+2, इसे हम कहते हैं एल्कीन, और इसे हम कैसे लिखते हैं, तो हम इसे लिखते हैं रूट वर्ड प्लस एन, एन होता ये है सफिक्स। ठीक है, और जिसमें एन की वैल्यू आती है 1 से लेके 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। जैसे कि एक एग्जांपल दे लेते हैं, CH4, एन की वैल्यू अगर 1 हुई तो क्या आ जाएगा, C1H2 इंटू 1+2, यानी CH4। रूट वर्ड होता है, कार्बन 1 है तो रूट वर्ड हो गया मेथ, प्लस इसमें एन और जुड़ जाएगा सफिक्स की तरह, तो ये हो जाएगा मीथेन।
ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब है आपका CnH2n। n की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। ये है हमारा एल्कीन, पहला मेंबर हो जाता है C2H4। रूट वर्ड, इसे लिखने का तरीका है रूट वर्ड प्लस C। अगर हमारा C2H4 है तो इसमें रूट वर्ड क्या हो गया, 2 के लिए H प्लस इन, और ये दे देगा क्या, आई होप इतनी चीज क्लियर हो। नेक्स्ट CnH2n-2, इनकी वैल्यू है 2। ये है हमारे एल्काइन, n की वैल्यू स्टार्ट होती है 2 से, तो सबसे पहला मेंबर होगा C2H कितना 2। इसे लिखते हैं रूट वर्ड प्लस YNA, यानी 2 है तो रूट वर्ड हो गया एथ प्लस YNE, ये दे देगा इथाइन। ठीक है, क्या दे देगा ये दे देगा इथाइन। ओके, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। फोर्थ मैंने आपको एल्काइल बता ही दिया था, CnH2n+1, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। एल्काइल CH3, ये क्या है रूट वर्ड प्लस YL, यानी मेथ प्लस YL, ये दे देगा मिथाइल। ठीक है, समझ में आया? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट अगला है आपका हेलाइड। एक्स से रिप्रेजेंट होता है, मैंने कहा था इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एक्स। आर जो होता है ये एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो एल्काइल ग्रुप का जो लिखने का जो सिंबल है वो है आर, और एक्स है हेलाइड का, तो आर एक्स अगर हुआ तो मतलब उस कंपाउंड के अंदर हेलाइड लगा हुआ है। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स, जो इससे बनते हैं वो होते हैं हेलो एल्केन्स। यानी ये तो हेलाइड तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये इससे एल्केन बना, इससे एल्कीन बना, इससे एल्काइन बना। ये हेलाइड की तरह यहाँ पर क्या था, यहाँ था सिंगल बॉन्ड, ये था डबल बॉन्ड, ये था यहाँ की इसमें था ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर था बॉन्ड, और क्या कहते हैं सी बॉन्ड CnH2n+1, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक था, इसकी है हेलाइड लगा हुआ है। इन कंपाउंड को कहते हैं हेलो एल्केन्स, और इन्हें लिखा जाता है कैसे, इनके अंदर सफिक्स होता है एन। ठीक है, सफिक्स होता है एन, तो इन्हें कैसे लिखा जाता है, इन्हें लिखा जाता है हेलो एल्केन की तरह। मतलब आपका अगर फ्लोरीन है तो इसे लिखा जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आयोडीन है तो आयोडो। सपोज करो आपका, मैं आर को मान लेता हूं CH3 और एक्स को मान लेता हूं क्लोरीन, तो ये अगर आ गया CH3Cl
आर है एल्काइल ग्रुप, तो मैं CH3 मान लेता हूँ, सबसे सिंपल एल्काइल ग्रुप, और X को मान लेता हूँ Cl, तो CH3Cl तो लिखा जाएगा CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा हेलो एल्केन, यानी सबसे पहले हेलो आएगा, यानी क्लोरो, और एल्केन, एल्केन कौन सा है इसमें, मीथेन, तो क्लोरो मिथेन, एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मिथेन, ठीक है, तो क्लोरो मिथेन। मीथेन अगर CH4 होता तो मीथेन होता पूरा, लेकिन मीथेन की जगह किसने ले ली, एक कार्बन को किसने, वो एक हाइड्रोजन किसने ले लिया, क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया उसे, तो हम इसे लिखेंगे क्लोरो मीथेन, ठीक है। तो हेलो आता है, सबसे पहले हेलो ग्रुप लिखेंगे, देन एल्केन ग्रुप लिखेंगे, ठीक है, ये है हेलाइड। नेक्स्ट है जगह है क्या, हाँ यहाँ जगह है ना, हाँ यहाँ जगह है, मैं ठीक है ना जगह, एक जगह मिलते हैं, चलिए मैं जगह को कॉन्टिन्यूशन में लिखना चाह रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, हाँ कॉन्टिन्यूशन में लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसके नीचे लिख देता हूँ। सिक्स्थ है हमारा एल्डिहाइड, रिप्रेजेंट होता है CHO से, आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं CH, ठीक है। उसके बाद अब एल्डिहाइड के बारे में क्या है, पहले की बात तो ये होगा कि एल्डिहाइड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं हम, इसके बाद आ जाता है, इसे लिखेंगे कैसे, तो ये हमारा हो जाता है RCH, R अगेन एक एल्काइल ग्रुप होगा कोई सा भी, और CHO आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया है एल्डिहाइड नाम का, ठीक है। अब इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है अल, सफिक्स है इसका अल, और लिखने का तरीका क्या है, हमारा एल्केन प्लस अल, ये होता है हमारा तरीका लिखने का, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे पहला मेंबर क्या होता है CH3, तो अगर R जो है अगर CH3 है तो CHO जोड़ दो उसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेनल, सॉरी कार्बन कितने हो गए इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ कार्बन 2 हो गए, तो कार्बन 2 की रूट वर्ड क्या होता है एथ, तो आपका एथेनल, एथेनल, ठीक है, ये हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो मेरा आपका ये हो गया, इसे किस तरीके से लिखते हैं, नाम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, और सफिक्स हो गया, और किस तरीके से लिखते हैं ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 7th पर आ गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इसे खोल के भी देखने को मिल सकता है, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये हेट्रोजेनियस आइटम का एग्जांपल हो गया, C डबल बॉन्ड C के संग डबल बॉन्ड में O जोड़ के, मैंने कहा था ना कि C के संग जरूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन ही जोड़े, कोई और हेट्रोजेनियस आइटम भी जुड़ सकता है, मैंने आपको C ट्रिपल बॉन्ड बताया था, इसी तरह से देखो ये हो गया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, है ना, जैसे कि सपोज करो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है, कार्बन है 2, तो इसे हम लिखेंगे इथेनोइक एसिड, यानी इसका लिखने का तरीका क्या हो गया, एल्केन प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड, या मैं देखो एल्केन छोड़ो, एल्केन मत लिखो, यहाँ लिखो एल्केन नहीं कहेंगे हम इसे हम बेसिकली कहेंगे इसे हम बेसिकली कह देंगे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, कोई भी हमारा रूट वर्ड कह लो, ये सिंपल सी बात है, रूट वर्ड कह लो इसके, क्योंकि जरूरी नहीं है एल्केन ही हो, है ना, तो इसलिए रूट वर्ड डाल, रूट वर्ड और ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीटो, कीटोन, CO ऐसे देखने को मिल जाएगा आपको, और अगर इसे देखें तो ये इस तरीके से भी देखने को मिल जाए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं, यानी दो चीजें लगेंगी यहाँ पर, सपोज करो मैंने CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3, दो CH3 लगा दी है, तो इसका अच्छा इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं RCO से,
एल्काइल ग्रुप और COH, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये दो जगह है ना, तो RC डबल बॉन्ड और R, इस तरीके से 2 R लगेंगे इसके अंदर। अब इसमें सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है ओन, ये 1 नहीं पढ़ना है, इसका सफिक्स है ओन। अब CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसे क्या कहेंगे हम, 3 है तो प्रोपेन नोइक एसिड। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोपेन नोइक एसिड नहीं, कीटोन है ना ये, सॉरी फ्लो में लिख दिया, प्रोपेन नोन। तो मतलब इसका तरीका क्या है लिखने का, रूट वर्ड प्लस ओन, ओन बोलेंगे इसे हम, वो नहीं बोलेंगे, वन नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक चीज अगर आपने देखी हो, गौर करी हो, तो ये देखना, अगर सफिक्स वॉवल से स्टार्ट हो, AEIOU वॉवल से स्टार्ट हो, तो हमारा जो भी रूट वर्ड है उसका लास्ट का जो अल्फाबेट है वो माइनस हो जाता है। यानी इथेनॉल को मैंने इथेन अल ये नहीं लिखा, क्योंकि सफिक्स जो है मेरा वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो लास्ट वर्ड अल्फाबेट है वो कट जाता है, ई कट जाएगा, तो हम 2 वॉवल्स एक साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे इथेनोइक एसिड था, यदि प्रोपेनोन है तो प्रोपेन को हमने प्रोपेन ओन ऐसे नहीं लिखा, हमने क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है तो हमने ये ई क्रॉस आउट कर दिया, ये चीज याद, ठीक है। और लास्ट है हमारा ईथर। ईथर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे कैसे, ROR, इस तरीके से लिख देंगे। ईथर को लिखने का तरीका है एल्कोक्सी एल्केन, यानी पहले वाले R के संग ऑक्सी जोड़ेगा, दूसरे वाला R एज इट इज रहेगा, ठीक है। पहले वाले R के संग, तो इसका सफिक्स क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया ऑक्सी, और ये जुड़ता है पहले वाले के साथ, ये याद रखना, पहले वाले R के पार्ट के साथ जुड़ेगा, ये दूसरे वाले R के साथ नहीं होगा, इसमें दोनों R को अलग अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे अगर मैं सपोज करो CH3OCH3 लिख दिया, तो हम अब इसे इथॉक्सी नहीं लिखेंगे, कि इन दोनों को हम अलग अलग ट्रीट करेंगे। पहले इस वाले को ट्रीट करेंगे, ये क्या है हमारा, एक कार्बन है तो इसे मिथॉक्सी लिखेंगे। फिर दूसरे कार्बन की बारी आई, दूसरे में भी एक कार्बन है तो इसे एल्केन लिखते हैं, तो एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मीथेन, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी मीथेन। ये चीज याद है ना, ये चीज दिमाग में रखना कि इसमें अलग अलग तरीके से कार्बन को ट्रीट करते हैं। ओके, ये थे आपके क्या, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। क्या थे ये, फंक्शनल ग्रुप्स। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बोलें कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, तो फंक्शनल ग्रुप वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ के। यानी अगर एक कार्बन का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई कंपाउंड बनाने के लिए किसी किस्म से जुड़ना पड़ेगा, तो जो जिसके संग वो जुड़ता है वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का संग, उन्हें कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये किसी अल्कोहल के संग भी जुड़ सकता है, एल्डिहाइड के संग भी जुड़ सकता है, ईथर के संग भी जुड़ सकता है, एसिड के संग भी जुड़ सकता है, वो इसकी मर्जी, जिसके संग जुड़ गया उसे लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समझ में आई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपके पास 30 मिनट्स वाले नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। साथ ही साथ में अपने दोस्तों यारों को भी कहना कि चैनल से जुड़े, आपको ऐसा ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग आगे की कहानी करेंगे। मैंने आज बहुत ही स्लो पढ़ा है, बहुत आराम से पढ़ा है, जल्दबाजी नहीं मचाई है, क्योंकि आपका बेस स्टैब्लिश करना है। एक बार हमारा मोमेंटम बन गया फिर हम चैप्टर को खींच देंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हम 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म कर देंगे, 1 क्लास हो गई है, 2 क्लास के अंदर हम पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अभी हमें नोमेनक्लेचर बहुत सारा प्रैक्टिस करना है ना। तो हम लोग 3 क्लासेस में चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।